कॉमर्स एक्सिस इग्नू। आज हमारे MCA 4 की फर्स्ट क्लास है। ठीक है, इसके भी हम लोग अपने टॉप 21 क्वेश्चन को देखेंगे और कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, अपना हर एक टॉपिक को कवर कर लेंगे। 2 टॉपिक से हम लोग वीडियो अपनी बना चुके हैं। पहली बार अगर आप जुड़ रहे हैं सारी वीडियो के साथ में तो प्लीज़ उनको जाके देखिए और हमारे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। ओके, दूसरे बच्चों की तरह आप शेयर भी कर सकते हो, जो भी कोई आपके फ्रेंड्स हैं, ताकि क्या हो कि उन लोगों को भी पता लगे कि भाई हाँ, हम लोग यहाँ पे एक बैच दे रहे हैं और वो बच्चे भी पढ़ सके जिन्होंने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है। ठीक है, इग्नू के एडमिट कार्ड्स आ चुके हैं, तो आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दो, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। तो देखो, अब हम लोग टॉप अपने 7 क्वेश्चन आ चुके हैं हमारे। तो सबसे पहले हमारा डिफाइन माइक्रो एंड मैक्रो इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट में इस वाले क्वेश्चन के बिना कभी भी बिजनेस इन्वायरमेंट का क्वेश्चन पेपर सेट नहीं होता। किसके बिना? माइक्रो एंड मैक्रो इन्वायरमेंट, या फिर अगर हम कहेंगे कि इंटरनल और हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है कि माइक्रो एंड मैक्रो को तो भैया रट्टा मार के जाना, और बहुत ईजी सा है यार, इसमें कुछ है भी नहीं माइक्रो एंड मैक्रो में ना, कि अगर आप मतलब इसको भी नहीं कर पा रहे तो फिर मैं बोलूँगा कि आप MCOM क्यों कर रहे हो। लेकिन कोई बात नहीं, आपको मैं समझा दूंगा अगर अच्छे से। तो अगर आपको मतलब समझ में नहीं आता है तो आप लोग नीचे कमेंट में मुझे पूछ सकते हो। बाकी मैं आप लोगों को भी अच्छे से समझा दूंगा कि क्या चीज़ क्या होती है और आपको आंसर किस तरीके से लिखना है। ये एक 20 नंबर का क्वेश्चन बनता है, डिफाइन माइक्रो एंड मैक्रो इन्वायरमेंट। ठीक है, चलो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि वाई इन्वायरमेंट स्कैनिंग इज इम्पॉर्टेंट। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, 10 नंबर का क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इसके। 10 नहीं तो फिर क्या होगा कि या तो फिर आपके माइक्रो एंड मैक्रो के बीच साथ में मिल के आ जाएगा, या फिर इन्वायरमेंटल स्कैनिंग 10 नंबर का क्वेश्चन आपका बन के आ सकता है। ठीक है, तो इसको भी अभी हम करेंगे आगे। फिर क्या था हमारा डिफाइन सोशो कल्चरल इन्वायरमेंट। तो सोशो कल्चरल इन्वायरमेंट में हमारा क्या आएगा कि भैया हमारे कल्चरल फैक्टर्स जो आते हैं ना हमारे, कि किस तरीके से हमारे डिपेंड करते हैं किसको, हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट को, तो वो हमारे इसमें आएंगे। फिर क्या आता है डिफाइन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग, 10 नंबर का क्वेश्चन। कितने नंबर का? 10 नंबर का क्वेश्चन। शॉर्ट उसमें शॉर्ट नोट जो होते हैं हमारे, उसमें आने की चांसेस की बहुत ज़्यादा है। फिर हमारा क्या आता है डिफाइन द क्रिटिकल एलिमेंट्स ऑफ द पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की क्रिटिकल एलिमेंट्स के लिए आपसे इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें 2 क्वेश्चन आपके कंबाइंड होकर आएंगे। ठीक है, या तो आपसे पूछ सकता है व्हाट इज बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, डिफाइन बिजनेस इन्वायरमेंट एंड डिफाइन एनी क्रिटिकल एलिमेंट्स ऑफ द पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। तो इस तरीके से आपका आ सकता है क्वेश्चन। फिर क्या आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आता है, जिसमें हमारा क्या है 1921 की इकोनॉमिक पैकेज। क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं डाला, लेकिन ये 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि आपसे 1921 की इकोनॉमिक पैकेज करें, पूछ लेगा। तो देखो, इसका मैंने आंसर भी नहीं डाला और मैं आप लोगों को बताऊंगा भी नहीं। अरे सर ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैंने इसके ऊपर ना 3 वीडियो बना के डाली हुई हैं। आप लोग नीचे सबसे चैनल पर जाओगे ना तो उसमें आपको मिलेंगी, नहीं तो फिर मैं ऐसा करूँगा कि अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के लिंक डाल दूंगा। ठीक है, तो आप तीनों वीडियो देखना, और उन तीनों वीडियो से मतलब बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, आपसे 1956 की पॉलिसी पूछ सकता है, 1988 की पॉलिसी पूछ सकता है, 1976, मतलब जितनी भी अभी तक इकोनॉमिक पॉलिसीज बनी हुई हैं 1947 से लेकर 1921 तक, उतनी मैंने उसमें सारी डाली हैं। तो आप लोग उन 3 वीडियोस को देखना, और आज से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटा लेगी, लेकिन आपका क्या होगा कि सारा का सारा कोर्स उसमें कंप्लीट हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, 20 से 30 नंबर मैं कहता हूँ कि आपके उसमें कंप्लीट हो जाए, क्योंकि एक 10 नंबर का क्वेश्चन आने के चांसेस भी उसमें होते हैं। फिर हमारा क्या आता है टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके भी 20 नंबर के चांसेस हैं, क्योंकि टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट पूछेगा, डिफाइन एनी टाइप्स, एनी या तो मनी मार्केट पूछ लेगा या फिर कैपिटल मार्केट आपसे डिफाइन करने के लिए पूछ लेगा। तो 8 + 12 नंबर का क्वेश्चन एक आ सकता है इसमें। ठीक है, चलो आगे अपना करें इसको स्टार्ट। तो देखो, सबसे पहले आपको कौन से खोलनी है, बुक नंबर 1 का पेज नंबर 8 खोल लो आप जल्दी से। किसका? बुक नंबर 1 का पेज नंबर 8। मैं भी खोल लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ उसमें क्या आएगा। खोल लिया? देखो, इसमें एक ड्राइंग बनी हुई है भाई। डिफाइन माइक्रो एंड मैक्रो इन्वायरमेंट जब पूछता है, बिजनेस इन्वायरमेंट में बी डिफाइंड एज द टोटल सराउंडिंग्स विच हैव अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बियरिंग ऑन द बिजनेस एक्टिविटीज। इन दिस सेंस द बिजनेस इन्वायरमेंट रेफर्स टू द ऑल द एक्सटर्नल फैक्टर्स विच में इन्फ्लुएंस द फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस। तो एक होता है हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट, एक होता है हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट को कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं, और इन्हीं की वजह से हमारा माइक्रो एंड मैक्रो इन्वायरमेंट बनता है। तो देखो, 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इसमें आपको 6 शीट्स भर के आनी है।
ठीक है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप मतलब जितनी मर्जी उतनी शीट्स भर सकते हो, तो लेकिन आपको मैक्सिमम 6 शीट्स भरनी, उससे ज़्यादा नहीं भरनी। तो मैं बताता हूँ आपको करना क्या क्या है इसमें। देखो, पहले तो आपको बिजनेस इन्वायरमेंट की एक आधे पेज की डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। फिर यहाँ पे बिजनेस इन्वायरमेंट करना है, नीचे यहाँ पे इंटरनल इन्वायरमेंट, यहाँ पे एक्सटर्नल या फिर माइक्रो, यहाँ पे माइक्रो इन्वायरमेंट, और यहाँ पे क्या मैक्रो इन्वायरमेंट हमारा कर देना। पेज 1 आपका भर गया पूरा का पूरा, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग को क्या करना है, फिर ये देखो एक चार्ट आप लोग को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, जैसे हमारा पेज नंबर 9 पे जो है ये वाला चार्ट बना के आ जाना पूरे पेज पे, ठीक है। एग्जामिनर को लगना चाहिए कि आपको आंसर क्या है आता है, और आप लोग कोई मतलब कहीं से चीटिंग करके नहीं लिख रहे, आप लोग अच्छे से आता है ये वाला पेपर, क्योंकि आप पढ़ के आए हो अच्छे से। तो जैसे ही हमारे यहाँ पे होंगे क्या माइक्रो इन्वायरमेंट एंड मैक्रो इन्वायरमेंट, उसके बाद देखो हमको यहाँ पे पता लग जाएगा माइक्रो में कौन से हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट में कस्टमर्स हो गए, कॉम्पिटिटर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, वर्कर्स हो गए और पब्लिक्स हो गई, ठीक है। नेक्स्ट वाले पेज जाओ, 2 पेज आपके भर गए। अब इसको मिटा दो, मतलब यहाँ से मिटा दो, पेपर में तो आप छोड़ के आना, पेपर में तो मिटा के आ जाना, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा माइक्रो इन्वायरमेंट। तो माइक्रो इन्वायरमेंट की 3 लाइन की डेफिनेशन लिखो। क्या होता है माइक्रो इन्वायरमेंट? माइक्रो इन्वायरमेंट हमारा वाला इन्वायरमेंट होता है जिसपे कहीं ना कहीं कंपनी का क्या होता है कंट्रोल होता है, और कंपनी उसको कहीं ना कहीं क्या करती है अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकती है। जैसे हमारे कॉम्पिटिटर्स, हमारे जैसे क्या हो गए कस्टमर्स हो गए, कॉम्पिटिटर्स हो गए, हमारे सप्लायर्स हो गए, वर्कर्स हो गए, ठीक है, हमारे इंटरमीडिएटरीज हो गए, ये सारे हमारे किस में आते हैं माइक्रो इन्वायरमेंट में। बस आपको क्या करना है, आप इसके लगभग 2 पेज में, जैसे कस्टमर्स हो गए तो कस्टमर्स के बारे में लिख देना कि आप कस्टमर को किस तरीके से अपने प्रभाव में डाल सकते हो, कि आप अपने मतलब अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हो, इस तरीके से कॉम्पिटिटर से आप बेहतर स्ट्रेटजीज अपना सकते हो, ठीक है। फिर क्या आता है हमारा मैक्रो इन्वायरमेंट। तो देखो मैक्रो क्या होता है हमारा एक्सटर्नल होता है, वो इन्वायरमेंट जो हमारे हाथ में नहीं होता और जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। सेम टू सेम आपको 2 पेज की इसकी भी स्ट्रेटेजीज बनानी है। क्या मैक्रो इन्वायरमेंट यहाँ पे लिखना है, और यहाँ पे क्या करना है उसकी 3-4 लाइन की डेफिनेशन अपनी, और फिर उसके बाद में देखो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट, सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट, डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट, ठीक है। अब ये क्यों होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट या मैक्रो, हम इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे हाथ में नहीं होता, ठीक है। इसका मतलब बदलना ना बदलना, इसको हम किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। जबकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हमारे बिजनेस को इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है कि बहुत हद तक जो हमारा बिजनेस जो है वो किससे चलता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से ही चलता है, ठीक है। तो आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि हमारा इन्वायरमेंट क्या है, जो हमारा इंटरनल जो इन्वायरमेंट है वो क्या करेगा, हम कहीं ना कहीं उसको बदल सकते हैं, बट जो हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसको हम लोग नहीं बदल सकते, और वही हमारा क्या कहलाता है, मैक्रो इन्वायरमेंट कहलाता है। समझ में आया? ठीक है। अगर आपको नहीं पहले समझ में आया था तो भी अब आपको क्या समझ में आ जाएगा ये, क्योंकि इजी सा टॉपिक है, और ये टॉपिक मतलब पेपर में आएगा ही आएगा। तो 20 नंबर अगर यली से आप करते हो तो 20 नंबर आपको इसमें पक्के हैं, 100% 20 नंबर आपको मिलेंगे उस वाले क्वेश्चन में। आगे वाला क्वेश्चन देखिए अपना, वाई इन्वायरमेंटल स्कैनिंग इज इम्पॉर्टेंट। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा भी क्वेश्चन है कि आप लोग को मतलब पढ़ना भी चाहिए। अगर आप लोग फ्यूचर में कभी जॉब करोगे एम कॉम के बाद में, तो उसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि इन्वायरमेंटल स्कैनिंग जरूरी क्यों होती है। तो देखो स्कैनिंग का मतलब क्या होता है, स्कैनिंग का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को अपनी नज़रों से क्या करना, उसको एक तरीके से परखना या फिर उसको एक तरीके से क्या पढ़ना, ठीक है। ये क्या होता है हमारा इन्वायरमेंटल स्कैनिंग होती है। तो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग का मतलब अब हम लोग पढ़ लेते हैं। इसमें आप लोग पेज नंबर खोलो इसी वाली बुक का, पेज नंबर 19, ठीक है। इसमें इन्वायरमेंटल स्कैनिंग दे रखी है, मैं आपको बताऊंगा इसमें आपको इन्वायरमेंटल स्कैनिंग में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो देखो एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट क्लोजली एंड थॉरोली मॉनिटर इट्स रिलेवेंट इन्वायरमेंट, ठीक है। जहाँ कहीं भी वो काम करिए रेलिवेंट का मतलब उसके आस पड़ोस का इन्वायरमेंट। द प्रोसेस बाय विच द ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर देयर रिलेवेंट इन्वायरमेंट टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज दैट कुड बेनिफिट दैम एंड द थ्रेट्स दैट शुड बी अवॉइडेड, इट इज नोन एज इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, एनालिसिस और अप्रेजल। अब देखो इसी में आधी से ज़्यादा चीज़ें तो समझ में आ गई भाई। देखो आपसे इन्वायरमेंटल स्कैनिंग एंड इट्स इंपॉर्टेंस टू एंड पूछ लेगा, या फिर वाई इन्वायरमेंटल स्कैनिंग इज इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछ लेगा। तो देखो डेफिनेशन में हमें कहीं ना कहीं समझ में आया कि हमको थ्रेट समझने के लिए करता है, ठीक है। फ्यूचर की कोई अनसर्टेनिटी होगी उसको समझने के लिए करता है, या हमारा कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है उसको समझने के लिए करता है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, ठीक है। या फिर जिस हम इन्वायरमेंट में हैं उसमें अभी कंटेम्प्रेरी हमारे साथ में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या क्या स्ट्रेटेजीज अपना रहे हैं, उनकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या है, उनकी ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी क्या है, वो सब कुछ हम लोग क्या करते हैं इसमें स्टडी करते हैं, ठीक है। हमारे गवर्नमेंट के रोल क्या है, हमारी गवर्नमेंट किस तरीके से चल रही है, या उसने कोई नया रूल लेके आई है तो क्या लेके आई है, इन सबको क्या इन्वायरमेंटल स्कैनिंग के थ्रू पढ़ना जरूरी होता है। अब आपको पढ़ना क्या क्या है इसमें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्वायरमेंटल स्कैनिंग वही है जो मैंने आपको बता दिया अभी,
अब इसमें एक प्रोसेस आती है, हाँ ये रही प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग। ठीक है, इसको अच्छे से याद करके जाना। देखो इसमें क्या होता है, पहले सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन है, प्रोसेस में आपको वही वाली चार्ट बना देनी है, ये वाली। ठीक है, या तो 20 नंबर का क्वेश्चन 10 नंबर का क्वेश्चन आने की इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग की। तो आप इसमें एक प्रोसेस भी लिखा होगा ना, तो आपको एडवांटेज है, आपको नंबर जरूर मिलेंगे इसमें। तो लेकिन इसमें आप जो हमारी वो है प्रोसेस जो है उसको आधे पेज पे लिखना, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप बड़ी लिखोगे तो ज़्यादा पेज भरेंगे, फिर आपको और क्वेश्चन जो 20 नंबर का होगा उसको लिखने के लिए आंसर नहीं पेज नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन है, फिर हमारा क्या आता है सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, फिर अप्रोचेस, फिर टेक्निक्स ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग, फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग, फिर हमारे लास्ट में क्या आता है इसका फैक्टर्स अफेक्टिंग हो गए, फिर हमारे लास्ट में आता है ईटीओपी। ईटीओपी का मतलब है एनवायरमेंटल थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल। ठीक है, ये सारा हमारा किस में आएगा, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग में आएगा। देखो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है ये सब चीज़ें, मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा लग रहा होगा अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा, तो ये कोई बहुत ज़्यादा हार्ड चीज़ नहीं है, मतलब ईजी सा ही है कि हाँ सर कि आप लोग पेपर में क्या करोगे, इसको कर लोगे, क्योंकि इतना ज़्यादा कुछ बड़ा टॉपिक भी नहीं है, और मतलब ऐसा भी कोई टॉपिक नहीं कि आप लोगों को समझ में नहीं आए, क्योंकि यार अब तो आप लोग एमकॉम में हो यार, अब मतलब इतनी सी ये तो छोटी छोटी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। और ये वाला मतलब जो बुक जो है ना, ये फ्री के नंबर दे के जाती है, आप लोग इसमें जितना ज़्यादा स्कोर कर रहे हो उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारा MCO3 कहीं ना कहीं हमारे स्कोर्स को क्या कम कर देता है। अब क्या आता है डिफाइन सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट, सेम बुक का आप लोग कौन सा पेज नंबर 28 खोल लो। इंपॉर्टेंट है सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट, क्योंकि इसमें देखो 4 चीज़ें आ जाती हैं जो कि बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं। ठीक है, डेफिनेशन देखो इसमें लिखी हुई है, और बुक में भी आपके है पेज नंबर 28 पे। द इम्पैक्ट ऑफ सोशियो कल्चरल डायमेंशंस अपॉन द बिजनेस कुड बी अंडरस्टूड इन मैनी वेज इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। जब हम ग्लोबलाइजेशन में जी रहे हैं, जब यहाँ पे बहुत सारी कंपनी हमारे इंडिया में आकर बिजनेस करती है, इंडिया की कंपनीज बाहर जाके बिजनेस करती हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें क्या करना पड़ता है, उस कंट्री में जहाँ पे वो बिजनेस कर रही हैं वहाँ का सोशो कल्चरल इन्वायरमेंट, मतलब वहाँ की सोशल क्लास कैसी है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ के लोग क्या सोचते हैं, ये सब पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, द कंपनीज आर क्रॉसिंग द लिमिट्स ऑफ बाउंड्रीज एंड गोइंग टू द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो मैंने आपको बता दिया कि ग्लोबलाइजेशन में ऐसा ही होता है। फिर इसके अंदर क्या कहता है, नाउ द नीड फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिशिएटिंग कल्चरल डिफरेंसेस अक्रॉस वेरियस कंट्रीज इज एसेंशियल। ठीक है, तो आपके टाइम पे जबकि जो हमारी कंपनीज है वो इधर उधर डिफरेंट कंट्रीज में जा रही हैं, वहाँ पे अपना बिजनेस कर रही हैं, और क्या कर रही हैं, मतलब कहीं ना कहीं इन लोगों को प्रभावित कर रही हैं जिनसे वो कभी नहीं मिले। तो अब कंपनीज को क्या ज़रूरत पड़ती है कि कंपनीज अपने उन कल्चर्स को जाके पढ़े, सो दैट वहाँ पे भी कंपनी अपना बिजनेस कर सके। कैसे कि जैसे हमारी वो है जिसको हम मैकडी भी कहते हैं, जो मैकडी है, तो मैकडी में क्या कि आपको यहाँ पे मैक आलू टिक्की मिलती है, जबकि मैकडी सिर्फ और सिर्फ इंडिया में मैक आलू टिक्की बनाता है और वर्ल्ड में कहीं नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि इंडिया में वेजिस मिलते हैं, इंडिया में ही जो वो लोग हैं ज़्यादातर जो लोग क्या पढ़ते हैं खाते हैं, वेजिटेरियन अपना फूड खाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या मैक आलू टिक्की, तो आलू टिक्की कहीं ना कहीं देसी भी लगता है, तो लोगों को लगता है यार ये तो हमारी देसी है, तो इसको खाते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्या आपके दिमाग पे प्रभाव डाला जाता है। तो सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट में क्या होता है कि आपकी इन चीज़ों को क्या प्रभावित किया जाएगा, क्या आपके सोशल सिस्टम को पढ़ा जाएगा, आपके सोशल ग्रुप्स को पढ़ा जाएगा। ठीक है, आपके सोशल वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स को पढ़ा जाएगा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस पढ़ी जाएंगी, एंड रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्या गवर्नमेंट भी पढ़ा जाएगा। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आई? अब देखो ये चीज़ है तो बहुत बड़ी बड़ी, अगर मैं आपको पढ़ाने के लिए बैठ गया इतना सब कुछ, तो आप लोग को क्या होगा, पूरी का पूरा इसी में हमारा टाइम निकल जाएगा। ठीक है, तो मैं आप लोग इसको बुक में देखो पेज नंबर 32 पे जाना, यहाँ पे पढ़ लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सोशल इंस्टीट्यूशंस हमारे क्या होते हैं भैया? देखो इसमें लिखा ना 5 काइंड्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन, जो हमारे फैमिली, इकोनॉमिक्स, रिलीजन, एजुकेशन एंड स्टेट हमारा। हमारे सोशल ग्रुप्स क्या होते हैं? हमारे सोशल ग्रुप्स कुछ नहीं, हमारे सोशल ग्रुप्स होते हैं जो हमारे आसपास के होते हैं, जैसे कि हमारी क्या हाँ, जैसे कि हम लोग जो भी कोई हमारे साथ जुड़ा, जैसे हमारे फ्रेंड्स हो गए, हमारी फैमिली होगी। ठीक है, ये सब कुछ क्या होगा, हमारा सोशल ग्रुप्स होगा। सोशल वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स, तो ये तो हमको पता है भाई हमारे अंदर क्या वैल्यूज है, ये हमको पता है, और इसको कहीं ना कहीं कंपनीज हमारे प्रभावित करने की कोशिश करती हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस एंड रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ये सारे क्या इसमें आता है हमारे सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट में। फिर क्या आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है, जो कि हमारे सेम बुक में पेज नंबर 57 खोल लो। ये 10 नंबर का क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग की। ठीक है, तो आपको देखो इसमें सोशल अकाउंटिंग पढ़नी है। सोशल अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? सोशल अकाउंटिंग का मतलब होता है कि आप लोग मतलब आपकी कंपनी जो आप चला रहे हो उसमें मतलब कि हम वैल्यूज़
कि अपने उसके लिए जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनके लिए क्या कर रहे हैं, ठीक है, उसकी एक रिपोर्टिंग या अकाउंटिंग करी जाती है। आज के टाइम पे नया एक हमारा फंडा निकल के आया है, सो दैट क्या हो कि हमको यही पता लगता है कि हमारी कौन सी कंपनीज हैं जो सोसाइटी से तो ले रही हैं, बट क्या वो वापस सोसाइटी को दे रही हैं, नहीं दे रही, ठीक है। तो इसका आपका 10 नंबर के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ये किस में आएगा, शॉर्ट नोट्स टाइप में क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। समझ में आया आपको? चलो आगे वाले क्वेश्चन पर अपने चले। और देखो इसमें आपको क्या पढ़ना है, सोशल ऑडिट पढ़ना है। सोशल ऑडिट को ज़्यादा हार्ड चीज नहीं है, मतलब थ्योरी है ये, ठीक है, इजी सही रहेगा, आपको ज़्यादा आप इसमें ध्यान नहीं दोगे ना तो भी आपका हो जाएगा, ठीक है। छोटे से 10 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा, इसका 20 नंबर का क्वेश्चन आने की कोई चांसेस है नहीं वैसे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है, आपको सेम टू सेम बुक का कौन सा पेज नंबर 66 खोल लेना है, पॉलिटिकल एलिमेंट्स। तो देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 20 नंबर का क्वेश्चन बनने की चांस है, किसी ना किसी क्वेश्चन के साथ में 12 नंबर का क्वेश्चन बन के अटैच होने के भी चांसेस के बहुत ज़्यादा हैं। डिफाइन बिजनेस एनवायरनमेंट एंड डिफाइन द क्रिटिकल एलिमेंट्स ऑफ द पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, ठीक है, इस तरीके से हमारा आएगा। तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट हमारा क्या होता है, इससे ज़्यादा ईजी कोई क्वेश्चन है कुछ नहीं। तो आपको क्या करना है ना, 12 नंबर का जब भी आएगा तो आपको इसको लगभग 3.5 पेज में लिख के आना है, ठीक है। और अगर आप सबसे डिफाइंड बिजनेस एनवायरनमेंट तो फिर आपको उसको लगभग 1 से 1.5 पेज पे लिखना है, क्योंकि वो भी आपका कितना 8 नंबर का क्वेश्चन बनने की चांसेस हैं, ठीक है। समझ में आया आपको? अब हम लोग क्या करते हैं, देयर आर सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ द पॉलिटिकल इन्वायरमेंट विच मे बी रिगार्डेड एज इट क्रिटिकल एलिमेंट्स इन रिलेशन टू बिजनेस। अब देखो हमारा क्या होता है कि हमारे बिजनेस के जो हमारे पॉलिटिकल जो इन्वायरमेंट है वो किस पर मतलब किससे प्रभावित किससे होगा। तो बहुत ही ज़्यादा ईजी सी बात है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है तो किससे प्रभावित होगा, हमारे पॉलिटिकल जो भी हमारे टाल मटोल होगी, मतलब कंपनी क्या घट रही है बढ़ रही है कि जो हमारी कंपनी कह रहा हूँ सॉरी, हमारी जो वो है हमारे कंपनी मतलब कंट्री के अंदर जो पॉलिटिक्स है वो किस तरीके से चलती है, ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम हो गया। कहीं ऐसा नहीं कि हमारी जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कम्युनिस्ट है, ठीक है, अगर कम्युनिस्ट होगा तो क्या होगा, कम्युनिस्ट होगा तो क्या होगा, कहीं ना कहीं क्लोज्ड इकोनॉमी होगी, ठीक है। और जब क्लोज्ड इकोनॉमी होगी तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कम कंपनीज आएंगी, तो कंपनी का सब तो देखना पड़ता है। फिर क्या है हमारा पॉलिटिकल प्रोसेस, तो हमारा पॉलिटिकल प्रोसेस क्या है, कंपनीज को ये भी देखना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि मतलब यहाँ पे पॉलिटिकल प्रोसेस इस टाइप की कि मतलब अभी इलेक्शन होते हैं और 2 साल बाद सरकारें गिर जाती हैं, ठीक है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारी जो कंपनीज होंगी उनके लिए कोई स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, कोई योजनाएं नहीं बन पाएंगी, तो इस वजह से कंपनियां यहाँ पे मतलब कम ही बिजनेस करना चाहेंगी। फिर हमारा क्या आता है, स्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। देखो आपको मैं बहुत अच्छे एग्जांपल देता हूँ कि अफगानिस्तान में ज़्यादा कंपनीज आएंगी कि इंडिया में ज़्यादा कंपनीज आएंगी, बताओ। इंडिया में आएंगे ना, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। अगर यहाँ पे एक कंपनी को स्टेब्लिश होगी तो यहाँ पे कोई भी हमारा उसका जो मतलब टेररिस्ट जो रूल आ जाता है उनके यहाँ पे तालिबान का, तो वो आने की कोई चांसेस है नहीं, है ना। इंडिया में तो बिल्कुल भी नहीं है। खैर तो इंडिया में क्या रहेगा कि जब इतना ज़्यादा कंपनी का एश्योरेंस रहेगा कि हाँ हम लोग यहाँ पे बिजनेस करेंगे और हमें कभी भी यहाँ से भागना नहीं पड़ेगा, तो इसके लिए क्या होगा, कंपनीज यहीं पे आएंगी तो वहाँ पे कम जाएंगी। तो ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमारी इस तरीके से असर डालती है। आप लोग उसमें एग्जाम्पल देखे ना लाइव कि हाँ भैया ये एग्जाम्पल्स हैं सर, देखो ये हमने एग्जाम्पल उसमें लिखा और उनको हाईलाइट भी करके आना, सो दैट एग्जामिनर को पता रहे कि आप लोग क्या हो, कि आप लोग को सब कुछ आता है, ठीक है। फिर हमारा क्या आता है, सेंटर स्टेट रिलेशंस। तो सेंटर स्टेट रिलेशंस की मतलब अगर सेंटर स्टेट और रिलेशंस अच्छे नहीं होंगे तो क्या होगा, कंपनीज यहाँ पे कम आएंगी, क्योंकि भैया आप कभी सेंटर में क्या करोगे, सेंटर में जब आप उसको बनाने ही नहीं दोगे, आप कोई भी कंपनी अपनी सेटअप नहीं करने दोगे सेंट्रल हमारी, तो फिर क्यों आएगा यहाँ पे। तो कंपनीज कहेंगे यार हम जाते तो हैं बट ये करने नहीं देते, ठीक है। चलो आगे वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको नहीं करवाया, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, ठीक है, आप लोग इसका पूरा का पूरा कर लेना। और वो 3 वीडियोस हैं आप लोग देख लेना, लगभग आपको 1.5 घंटा लगेगा, तो लेकिन आपके कितने 20 नंबर पूरे हो जाएंगे, ठीक है। चलो अब हम लोग किस में आए, क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। तो टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट हमारे क्या होता है, देखो फाइनेंशियल मार्केट 2 ही तरीके के होते हैं, एक होता है हमारा मनी मार्केट और एक होता है हमारा कैपिटल मार्केट। तो हमारे जो कैपिटल मार्केट जो होता है इसके अंदर आता है हमारे क्या, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। तो हमारे देखो जब क्वेश्चन आएगा आपका 20 नंबर का, डिफाइन फाइनेंशियल मार्केट एंड एनी टाइप ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। तो आपको इसमें क्या, या तो आपको मनी मार्केट डिफाइन करने के लिए आएगा या फिर कैपिटल मार्केट। तो देखो क्वेश्चन आएगा कितने नंबर का, 20 नंबर का, 6 पेज का क्वेश्चन बनता है इसका, ठीक है। तो 2 पेज में तो आपको फाइनेंशियल मार्केट लिख के आना है, एक पूरा फाइनेंशियल मार्केट की डेफिनेशन। और इसके आप बुक नंबर खोलो
क्वेश्चन नंबर 7 है ना, बुक नंबर आप खोलो इसका, थर्ड का पेज नंबर 56, पेज नंबर 5 खोलो आप, थर्ड का खोलिए। तो देखो जब आपका फाइनेंशियल मार्केट का क्वेश्चन आएगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल मार्केट मतलब इसकी डेफिनेशन लिख के नहीं आ जानी है अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए। फिर हम लोग क्या करेंगे ना, इसमें कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स में देखो क्या है कि इन्वेस्टर और बोरोवर्स के बीच में क्या करता है, गैप को कम करता है, फिर फाइनेंशियल एसेट्स प्रोवाइड करवाता है, ट्रांजेक्शन्स को ईजीनेस देता है, लो कॉस्ट करवाता है, ठीक है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। ये सब हमको फाइनेंशियल मार्केट की हमारी क्या लिखनी पड़ेगी, डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। फिर हमारा क्या आता है, अब देखो एक पेज आपका भर गया ये सब कुछ करते करते, ठीक है, अब आपको एक और पेज भरना है। तो आपके लिए उसके लिए क्या करोगे कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। तो इंडियन फाइनेंशियल मार्केट कैसा हमारा, अभी हमारा एमेच्योर मार्केट है, ठीक है, इतना ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं है, लेस नंबर ऑफ पीपल इसमें डेवलप इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, हमको ये सब कुछ करना है। और इसमें हमको क्या करना है, इनफॉर्मल मार्केट ज़्यादा हैवी है फॉर्मल मार्केट से, तो आपका क्या होगा, इसमें 2 पेज आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब हमको तीसरा पेज जैसे हमारा आएगा तो आपको क्या करना है, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इस तरीके से यहाँ पे बनाना, और यहाँ पे कैसे बनाना, क्या मनी मार्केट, ठीक है, यहाँ पे बनाना कैपिटल मार्केट, और इसके नीचे दोनों बनाना, एक हमारा होगा सेकेंडरी मार्केट और एक क्या होगा हमारा प्राइमरी मार्केट, ठीक है। आधे पेज पे लगे ये बना देना, फिर यहाँ पे लिखना क्या, मनी मार्केट। और जब मनी मार्केट लिखोगे यहाँ पे तो यहाँ पे लिखोगे क्या, ब्रैकेट एक मतलब ऐसे अपना पूरा वो बना के डब्बा बना के इसके अंदर लिखोगे कंट्रोल बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, कि मनी मार्केट इंडिया में किसके द्वारा कंट्रोल होता है, आरबीआई के द्वारा होता है। फिर आपको देखो अब इसके वो पता होने चाहिए, क्या इसके इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। तो देखो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स जैसे हमारा जितने बिल्स वगैरह होते हैं ना जो 1 साल से शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं, जैसे हमारी कॉल मनी होगी, हमारा नेगोशिएबल बिल हो गया, ट्रेजरी बिल्स हो गए, ये सब हमारे किस में आते हैं, चेक हो गया हमारे, ये सब किस में आते हैं, हमारे मनी मार्केट में आते हैं, ठीक है। फिर हमारे कैपिटल मार्केट में देखो प्राइमरी मार्केट आता है, सेकेंडरी मार्केट आता है। तो हमारा प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होता है जिसमें क्या होता है, बताइए मुझे, प्राइमरी मार्केट में क्या होता है। प्राइमरी मार्केट हमारा वाला मार्केट होता है जिसमें फर्स्ट टाइम जो कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, अपने शेयर्स को इशू करती हैं, बस प्राइमरी मार्केट का यही काम होता है। सेकेंडरी मार्केट का काम क्या होता है, जिसमें जब एक बार कंपनी अपना शेयर को इशू कर दे फिर उसके अंदर फर्दर उसकी प्रोसेस चलती है, जैसे बाय एंड सेलिंग करना। जैसे आप लोग भी अगर कहीं पैसे ऐसा लगाते होगे तो आप लोग को पता होगा। तो अगर आप देखो जैसे जीरोधा पे अकाउंट खोल के अगर आपने आईपीओ खरीदा तो आपने प्राइमरी मार्केट से क्या किया, आईपीओ को तुरंत खरीद लिया, और जैसे ही आपने खरीद के उसको सेल कर दिया ना, आईपीओ में आपका निकल गया और आपने उसको सेल कर दिया, तो आप कौन से मार्केट में पहुंच जाते हैं, सेकेंडरी मार्केट में पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो हमारा कैपिटल मार्केट कौन करता है डिफाइन, हमारा कैपिटल मार्केट जो रेगुलेट करता है वो हमारी बॉडी है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। ये दोनों चीज़ आप याद रखना, दोनों चीज़ों को लिख के आना, तो आपको 100% इसमें 20 नंबर मिलेंगे। अब कोई दिक्कत तो नहीं है, पढ़ लिया ना सब कुछ, क्वेश्चन 7 पूरे हो गए आप लोगों के। अगर अब भी कोई दिक्कत है तो आप लोग नीचे कमेंट में मुझसे पूछो, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं आप लोग को नेक्स्ट वाली क्लास में उसकी वीडियोस में बना के बता दूंगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, दूसरे ग्रुप्स तक अपने और दूसरे बच्चों तक शेयर कीजिए, बताइए उन्हें किस तरीके से हम कॉमर्स एक्सेस आप लोगों को पूरा का पूरा एक मतलब अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो भी आप लोग पास हो जाएंगे अच्छे नंबर से, और अगर आपने पढ़ा है तो आप लोगों का इससे बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा, किसका, हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, ठीक है। एक भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का क्या छूटेगा नहीं इस वाली वीडियो के बाद में। ओके, चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, जो कि हमारे MCA 4 पे रहेगी। हम 7 क्वेश्चन फिर लेके आएंगे MCA 7 के, और मैं मतलब कोशिश यही करूँगा कि आप लोग के जितने भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं वो सब क्या हो, कवर हों, क्योंकि अब तो एडमिट कार्ड भी आ गया तो आप लोग को बहुत अच्छे से पढ़ना है और बहुत अच्छा स्कोर भी करना है, ठीक है। कल मिलते हैं अपनी वीडियो के साथ में, बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।